हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर डेली डोज सीरीज। जो आज की जो डोज है उसका नाम है सिक्योरिटीज एपेलेंट ट्रिब्यूनल, और ये जो वीडियो है पिछली अपनी रिवीजन की जो सेबी की रिवीजन वीडियो चल रही है उसी की कंटिन्यूशन में है। तो फटाफट देखते हैं, बहुत ही क्विक एंड शॉर्ट रिवीजन करते हैं सिक्योरिटीज एपेलेंट ट्रिब्यूनल का। तो अपना जो स्टार्टिंग सेक्शन है उसका नाम है 15K। इसमें बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सैट। सैट को कौन एस्टेब्लिश करेगा, शॉर्ट में बता दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगा, और एक ट्रिब्यूनल को एस्टेब्लिश करेगा, उसका नाम सैट दे दिया जाएगा। और जितने पावर होगी उसको, जो भी जुडिस्केशन पावर अथॉरिटी कहाँ से मिलेगी, उस एक्ट के तहत, कौन से सेबी एक्ट के तहत। जो भी मैटर्स एंड प्लेसेस जिसमें वो उसके जुडिस्डिक्शन होंगे वो कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, कंपोजिशन। कंपोजिशन बेसिकली यहाँ पे तीन कंसिस्ट ऑफ ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर और सच नंबर ऑफ जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर। और कहने का मतलब है जो भी बेंच कंस्टिट्यूट करेंगे और वो बेंच ही उस पर्टिकुलर एरिया की जुरिडिक्शन उसको मिलेगी। तो उस पर्टिकुलर एक बेंच में कौन बनेंगे अपने, एक कम से कम एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, ठीक है, टू और मोर जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर, ठीक है। तो इन्होंने सजेशन है कि दो जुडिशियल हो या दो टेक्निकल हो, ये अपना है, बट कम से कम जो इनकी कंडीशन है कि भैया कम से कम एक जुडिशियल और एक टेक्निकल मेंबर हर बेंच में होना चाहिए। तो ये बात यहाँ पे लिख के बोल रहा है। चलो, अब इसमें पॉइंट नंबर 3 में ये लिखा हुआ है कि भैया जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है ना, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही ट्रांसफर कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कोई भी मेंबर्स को, टेक्निकल है या जुडिशियल है, उसको वन बेंच से दूसरी बेंच में ट्रांसफर कर सकता है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन के बाद थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, अच्छे से देख लेना, अच्छे से सुन लेना, ठीक है। पहला पॉइंट जो बोलता है कि जुडिशियल में, सॉरी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की क्वालिफिकेशन क्या होगी, ये याद रखो। 3 पॉइंट है। पहला बोलता है कि जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट, नंबर 1, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट, नंबर 2, जज ऑफ ए हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 7 ईयर्स। ठीक है, अगर ये तीन क्वालिफिकेशन आप फुलफिल कर रहे हो तब आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन सकते हो सेट के। क्या, जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट, या जज ऑफ ए हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 7 ईयर्स। अब बात करते हैं जुडिशियल की। जुडिशियल में बेसिकली ये देखना एक ही कंडीशन, जज ऑफ ए हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स। अगर वो कोई भी हाई कोर्ट का जज है फॉर एटलीस्ट 5 ईयर, देन ही इज एलिजिबल टू बिकम द जुडिशियल मेंबर ऑफ ए सैट। अब बात आते हैं टेक्निकल मेंबर। टेक्निकल मेंबर तो अपने को 2 पॉइंट देखने हैं, वो सेक्रेटरी या फिर एडिशनल सेक्रेटरी है किसका, मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट ऑफ ए सेंट्रल गवर्नमेंट, और इक्विवेलेंट पोस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट और अ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो अपने को पॉइंट याद रखना, टेक्निकल मेंबर क्या हो सकता है, सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी, ये वाला याद रखना। प्लस एक और कंडीशन है, अ पर्सन of a proven ability, integrity, standing and having special knowledge and a professional experience of not less than 15 years। कितने, of not less than 15 years। बात खत्म। फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज, पेंशन फंड, कम्युनिटी वगैरह वगैरह। अब आता है अपॉइंटमेंट ऑफ ए जुडिशियल। जुडिशियल मेंबर को कौन अपॉइंट करेगा, देखो, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, सॉरी, प्रिसाइडिंग एंड जुडिशियल मेंबर को कौन अपॉइंट करेंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड द जुडिशियल मेंबर ऑफ ए सेट शैल बी अपॉइंटेड बाय, कौन करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे, बट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन कंसल्ट विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हिज नॉमिनी। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्ट करेगा सीजेआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इस नॉमिनी को, टू अपॉइंट किस किस को, प्रिसाइडिंग और जुडिशियल मेंबर। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ए टेक्निकल मेंबर। ये थोड़ा टेक्निकल है टॉपिक, ये वाला पार्ट। तो टेक्निकल मेंबर का अपॉइंटमेंट यहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, बट यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करेगा वो रिकमेंडेशन के साथ करेगा, ऑन ए रिकमेंडेशन। किसकी रिकमेंडेशन लेगा, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, ठीक है, इसके रिकमेंडेशन लेके सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्निकल मेंबर को अपॉइंट करेगा। अब हम बात करते हैं कि सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के जो मेंबर्स कौन कौन होंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसका चेयरपर्सन कौन होगा। चेयरपर्सन होगा प्रिसाइडिंग मेंबर ऑफ ए सैट। जो प्रिसाइडिंग मेंबर ऑफ सैट होगा वो इस कमेटी का चेयरपर्सन होगा। सेकंड, सेक्रेटरी ऑफ ए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, वो उसका फर्स्ट मेंबर होगा। एक मेंबर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक से अफेयर से आएगा, वो कौन होगा, सेक्रेटरी ऑफ ए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। ठीक है, उसी तरह सेक्रेटरी ऑफ ए डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, इसका एक और मेंबर होगा। एंड द लास्ट वन, सेक्रेटरी ऑफ ए लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट या फिर सेक्रेटरी ऑफ ए डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर, ये इसका इस कमेटी का मेंबर होगा। तो इसमें कितने टोटल मेंबर हुए अपने, 4 मेंबर हुए। ठीक है, अब द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक होगा, वो शैल बी द कन्वेयर ऑफ द मीटिंग। आई नो विद थ्योरी था बट थोड़ा सा इसको जरूरी था ये। ठीक है, टेक्निकल मेंबर कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, ऑन ए रिकमेंडेशन, ऑन ए रिकमेंडेशन ऑफ सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। और उसके 4 मेंबर होंगे, एक चेयरपर्सन होंगे, बाकी 3 मेंबर्स होंगे। ठीक है, टोटल 4। चलो, अब आता है वैलिडिटी। देखो, अगर सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, लोग सवाल उठाने लगे कि फिर सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी जो बनी है वो वैलिड ही नहीं है। वो जो सेक्रेटरी होनी चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के, वो सेक्रेटरी नहीं है। तो इसकी अगर
सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के ऊपर सवाल उठने लग गए कि भैया ये कमेटी इनवैलिड है तो उसकी अपॉइंटमेंट भी इनवैलिड हो गए, अगर ऐसे सवाल उठे तो हम साफ साफ बता देते हैं सर्च कम सिलेक्शन कमेटी की अगर कोई भी मेंबर किसके ऊपर कोई भी सवाल उठाना उठाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनकी जो अपॉइंटमेंट हो चुके ना, बीइंग ए टेक्निकल मेंबर, वो टेक्निकल मेंबर की अपॉइंटमेंट में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। सो इट विल नॉट इनवैलिडेट हिज अपॉइंटमेंट। वो बन गया, अपॉइंट हो चुका, एक बार हो चुका बस। अब आता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर। डिस्क्वालिफाइड कौन हो सकते हैं इस मेंबर्स की, इस कमिटी सॉरी इस जो सेट के जो मेंबर्स है उसमें कौन कौन डिस्क्वालिफाइड है। तो बेसिकली कोई भी मेंबर या पार्ट टाइम मेंबर ऑफ ए बोर्ड, बोर्ड बोले तो सेबी, या फिर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डिपार्टमेंट अथॉरिटी, या फिर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डिपार्टमेंट अथॉरिटी, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा सीनियर मैनेजमेंट लेवल इक्विवेलेंट टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन द बोर्ड और इन सच अथॉरिटी, जो इंश्योरेंस और पेंशन वाला हमने बोला, shall not be appointed as a presiding officer or a member of the SAT during his service or tenure as such with the board, or with such authority as the case may be, or within 2 years from the date on which he ceases to hold the office of such board। तो कहने का मतलब है कोई भी टॉप लेवल बंदे जो कि उस सेबी में बैठे हैं वो तो यहाँ पे डिस्क्वालीफाइड है, वो यहाँ पे बन ही नहीं सकते मेंबर्स। ठीक है, सेकंड ये बोल रहा है कि वो अगर 2 साल का कम से कम गैप होना चाहिए। अगर आज वो सेबी बोर्ड से अपना इस्तीफा दे देते हैं तो कम से कम 2 साल का गैप होना चाहिए, उसके बाद ही वो वैलिड मतलब एलिजिबल टू बी अपॉइंटमेंट। ठीक है, अब आता है इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ऑफिस बाय ऑफिसर और ए मेंबर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। ये एक्ट में इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको स्किप करो, ये एग्जाम के लिए बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। ठीक है, अब आता है टर्म्स ऑफ ऑफिस। देखिए टर्म्स का मतलब है, एक जो अपॉइंटमेंट हमने किया है इसका टर्म कितना होगा, 5 ईयर मैक्सिमम। ठीक है, और मैक्स टू मैक्स आप सेकंड टर्म के लिए अपॉइंट मतलब 2 टर्म के लिए आपका अपॉइंटमेंट हो सकता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, दैट होल्ड द ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 इयर्स एंड एंड एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर अनदर टर्म ऑफ मैक्सिमम 5 इयर्स। अपॉइंटमेंट होगा 5 साल और अनदर 5 इयर्स के लिए आप एलिजिबल हो, उसके बाद आप एलिजिबल नहीं हो। प्रोवाइडेड द प्रिसाइडिंग ऑफिसर और a जुडिशियल या टेक्निकल मेंबर, ये पॉइंट बड़ा अच्छा है, शैल होल्ड ऑफिस आप shall hold office after he has attained the age of 70 years। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर या जुडिशियल टेक्निकल मेंबर 70 साल की एज अटेन करने के बाद ही इज नॉट एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए जुडिशियल टेक्निकल या प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है मैक्सिमम एज लिमिट कितनी, 70 ईयर्स से 5 साल का एक टर्म है, और मैक्सिमम आप नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट किए जा सकते हो। तो बेसिकली 2 टर्म यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो चुका है, और जो भी सैलरी एंड अलाउंसेस होंगे वो एज में भी प्रिस्क्राइब्ड है। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट आपकी जो भी आपको पहले जो भी सैलरी अलाउंसेस जो भी मिलती थी उसके डिसएडवांटेज में नहीं होगी, मतलब शैल बी वैरिड टू देयर शैल नॉट बी वैरिड, हाँ, नीदर ऑफ हिज सैलरी नॉर द अदर टर्म्स शैल बी वैरिड टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर द अपॉइंटमेंट। तो बेसिकली कहने का मतलब इनकी सैलरी अलाउंस में कोई कटौती नहीं होने वाली, बढ़ सेम हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, पर कम नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं फीलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। ये हक किसको मिलेगा। अपॉइंटमेंट का हक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, तो ये हक भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ही मिलेगा। If for a reason other than क्या other than temporary absence or any vacancy occurs in the office of the presiding officer या other member of the SAT, then the central government shall appoint, एक second, then the central government shall appoint another person in accordance with the provision of this act to fill up the vacancies। ठीक है, and the proceeding may continue before the SAT from the stage at which the vacancy is filled up। तो सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसी फिल अप करेगा और जहां से वो वैकेंसी फिल अप वो प्रोसीडिंग कंटिन्यूएशन चलेगी। ऐसा नहीं कि फिर से उसको स्टार्ट करो क्योंकि मैं तो अभी आया, ऐसा नहीं, कंटिन्यूएशन चलेगा उसका। सेकंड पॉइंट बड़ा अभी यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन द इवेंट ऑफ ऑकरेंस ऑफ एनी वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सैट बाय रीजन ऑफ हिज डेथ या रेजिग्नेशन और अदरवाइज। ठीक है, तो सीनियर मोस्ट मेंबर जुडिशियल मेंबर होगा, सीनियर मोस्ट जुडिशियल मेंबर shall act as a presiding officer until the date on which new presiding member is appointed in the according with the provision of this act। अगर बाय रीजन ऑफ डेथ या फिर रिजाइन के कारण वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की पोस्ट खाली हो जाती है, जो सीनियर मोस्ट जुडिशियल मेंबर होगा वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की पोस्ट ले लेगा फॉर द टेम्परेरी, जब तक एक नया प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट नहीं किया जाता। रेजिग्नेशन एंड रिमूवल, देखो रेजिग्नेशन बाय नोटिस इन राइटिंग। ठीक है, आपको किसको आपको रेजिग्नेशन रिजाइन करना है तो एक नोटिस देना होगा राइटिंग में एड्रेस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कि वो रिजाइन करेगा ऑफिस। प्रोवाइडेड दैट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर या अदर टेक्निकल मेंबर अनलेस इज परमिटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिलिंक्विश हिज ऑफिस टू कंटिन्यू टू होल्ड द ऑफिस। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट उसे परमिशन नहीं देता कि भाई तुम चले जाओ, तब तक उसे होल्ड करना पड़ेगा ऑफिस। बट कब तक, अंटिल द एक्सपायरी ऑफ द 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस या फिर अंटिल द पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड एज हिज सक्सेसर एंटर अपॉन।
ठीक है? तो इन दोनों में से क्या होगा, व्हिच एवर इज़ अर्लियर। तो मतलब मैक्स टू मैक्स अगर आपको रिज़ाइन देना तो 3 महीने का नोटिस, मतलब उसके बाद आप 3 महीना सर्व करना ही पड़ेगा, ठीक है? उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा अगर आपको बोलते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी, करना चाहो तो करो, नहीं तो टाटा बाय-बाय बोल सकते हो। योर ऑफि एक्ट के अकॉर्डिंग अलाउड टू लीव द ऑफिस आफ्टर गिविंग रेजिग्नेशन, और 3 महीने उसके कंप्लीट होते ही, ठीक है? या फिर कोई पर्सन ड्यूली अपॉइंट हो चुका तो वो वैसे भी खुशी-खुशी चला जाएगा। और या फिर अंटिल द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। इन तीनों इवेंट में से जो भी अर्लियर होगा। मैं एक ये पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट कवर करना भूल गया था। पहला पॉइंट क्या है कि 3 मंथ का आपको पूरा फुलफिल करना पड़ेगा। सेकंड है कि आपका टिल द आपका सक्सेसर आपको कोई अपॉइंट नहीं हो जाता वहाँ पे, या फिर अंटिल द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। पता चला है कि एक ही महीने में उसकी जो उम्र है वो 70 इयर्स आने वाली है। तो क्या करेगा? मैक्सिमम कितना हुआ उसका? 1 महीने। 1 महीने में किसी को अपॉइंट करना ही पड़ेगा, ठीक है? नहीं तो वो 75 ईयर एज की उम्र होते ही वो टाटा बाय-बाय कर देगा, ठीक है? 3 पॉइंट याद रखना, 3 मंथ, या फिर टिल द सक्सेसर इज अपॉइंटेड, या अंटिल द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म ऑफ ऑफिस, ठीक है? सेकंड पॉइंट अपना आता है रिमूवल ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, या जुडिशियल या टेक्निकल। कोई भी इंक्वायरी बिठा सकता है, ठीक है? इंक्वायरी बिठाएगा मेड आफ्टर बीइंग जज। देखो क्या हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर द इंक्वायरी मेड बाय द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे कौन इंक्वायरी करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्वायरी करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में आफ्टर इंक्वायरी कौन करेगा? जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखो टॉप लेवल की इंक्वायरी तो टॉप लेवल के जज ही करेंगे। रिमूव द प्रिसाइडिंग जुडिशियल या टेक्निकल मेंबर। इफ अगर अगर रिमूवल की बात हमने पहले भी करी थी, कभी रिमूवल की बात आए तो पॉमी को याद कर लेना। मतलब उन्होंने पॉमी को छेड़ा होगा पक्का पक्की, तभी हम इसको हटा रहे हैं। P4 abused his पोजीशन। पी से पोजीशन मतलब उसने अपनी पोजीशन का मिसयूज किया है, ठीक है? वो आप समझ गए, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, उसने अपनी पोजीशन का मिसयूज किया, वगैरह वगैरह वगैरह। सेकंड पॉइंट आता है POMI, दैट ही हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन विच सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में क्या है, वो मॉरल टर्पिट्यूड है, ठीक है? और बिकम फिजिकली मेंटली अनइनकेपेबल, तो उसके हमारा पॉइंट था अनसाउंड माइंड। पी से पोजीशन, ओ से ऑफेंस, एम से माइंड, बेसिकली अनसाउंड माइंड, और आई से इंसॉल्वेंट। ही हैज इज और एट एनी टाइम हैज बीन एडजस्ट एज ए इंसॉल्वेंट। तो पॉमी याद रखना। और लास्ट में एक और छोटा सा पॉइंट है, ई पॉइंट। He has acquired such financial interests or other interests or affect likely to affect prejudicially his function as a presiding officer या judicial। उसके पास कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट उसमें आ चुका है, अब वो इस कंडीशन में नहीं है कि इस फाइनेंशियल इंटरेस्ट के साथ वो ये काम कर सके, तो उसको टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑथराइज्ड टू रेगुलेट द प्रोसीडिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। इसमें कुछ पढ़ने वाला नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट जो अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन अदर टर्म्स ऑफ द कंडीशंस, ये सब बच्चे वाला एक्ट है, ये पुराना एक्ट है, ये सेक्शन अभी अपने को कोई भी पढ़ने की कोई दरकार नहीं है, ठीक है? इस टॉपिक को हम स्किप कर रहे हैं। अगर मन कर रहा है पढ़ने का, आप सेल्फ पढ़ सकते हैं, सेक्शन 15 QA में बता देता हूँ, ठीक है? चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ऑर्डर कंसिस्टिंग ऑफ appellant ट्रिब्यूनल टू बी फाइनल एंड नॉट टू इनवैलिडेट इट्स प्रोसीडिंग। ये क्या बोल रहा है? नो ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटिंग एनी पर्सन एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर or a member of the SAT shall be called in the question in any manner, and no act or the proceeding before the SAT shall be called in question in any member in any member on a ground merely of any defect in the constitution of the SAT। देखो भैया, सैट के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई डिफेक्ट है, इस बात को लेके आप जो बोल रहे हो कि इसके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, टेक्निकल मेंबर, इन सब ये सब डिस्क्वालीफाइड है, ऐसे कोई ऑब्जेक्शन टॉलरेट नहीं किए जाएंगे, कोई ऐसा ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं मानने वाला, ठीक है? जस्ट बिकॉज डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बात को बोल के अगर आप कोई चीज तर्क वितर्क रख रहे हो तो इस चीज को नहीं माना जाएगा, ठीक है? अब द स्टाफ ऑफ द सैट, भैया जैसे ड्यूटी देखो, स्टाफ हो एज मैं थिंक वो उनको अपॉइंट कर सकते हैं। उनको लगता है कि 100 स्टाफ की ज़रूरत है इस ऑफिस में या 10 की ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। और जैसा उनको लगता है कि इनकी फंक्शन बहुत ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए इतने पर्सन चाहिए, जो भी उनको रिक्वायरमेंट है, जो भी उनको अपने ड्यूटीज डिस्चार्ज करने के लिए, फंक्शन डिस्चार्ज करने के लिए स्टाफ चाहिए, तो उसके हिसाब से कर सकता है एज मे बी प्रिस्क्राइब, ठीक है? उनकी जो सैलरी होगी वो डिसाइड कर लिया जाएगा डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट। नाउ अपील टू द सेट, एनी पर्सन एग्री। कौन कौन यहाँ पे आके अपील करेगा? अभी तो हमने सेट का कॉन्स्टिट्यूशन, एस्टेब्लिशमेंट, मेंबर के क्वालिफिकेशन। अब भैया सेट में कौन कौन आ सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भैया सेट में कौन कौन आएगा? एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द बोर्ड, बोर्ड के ऑर्डर से ना खुश नहीं है वो, ठीक है? बाय एन ऑर्डर मेड बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने जो ऑर्डर दिया उससे भी खुश नहीं है वो, तो यहाँ पे आ सकता है। और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कौन सा? जो सेबी एक्ट के तहत वाला है, ठीक है? बाय एन ऑर्डर ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी डिपार्टमेंट और अ पेंशन रेगुलेटरी फंड रेगुलेटरी डिपार्टमेंट, तो बेसिकली इंश्योरेंस और पेंशन वाले जो ऑर्डर्स, जो उनके पर्टिकुलर ऑफिसर, उनके जो बोर्ड इशू कर रहे हैं,
उससे भी अगर कोई नाखुश है तो वो यहाँ पे आके अपील कर सकता है। अगर अपील करनी है तो कितने दिनों में करनी है भैया? 45 डेज़ में आपको अपील करनी होगी। 45 डेज़ कब से? फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच द कॉपी ऑफ अ ऑर्डर मेड बाय द बोर्ड या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और द आईआरडीए वाला या पेंशन फंड वाला, ठीक है? जब भी उनका ऑर्डर आया, डेट ऑफ द रिसीप्ट ऑफ उनकी जो भी ऑर्डर उनको मिला उस डेट से 45 डेज़। Provided a SAT may entertain an appeal after the expiry of the said 45 days if it is satisfied that sufficient cause। अब यहाँ पे जो एक्सटेंशन है ना, कितने दिन का एक्सटेंशन अलाउड है वो यहाँ पे लिखा नहीं है, बट हाँ ये बोला है कि अगर वो सेटिस्फाइड है सैट कि भैया इसकी जो डिले है वो कोई सफिशिएंट कॉज है तो ठीक है, तो एक्सेप्ट कर लेगा। कितने दिनों में एक्सेप्ट करेगा ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो पहले ही क्या 45 डेज में आपको अपील करनी है। 45 डेज में अगर अपील नहीं कर पाते हैं तो सैट डिसाइड करेगा कि केस टू केस देखेगा कि भैया ये वैलिड था, जेन्युइन था, इसको इसकी अपील हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, नहीं करनी, वो केस टू केस देखेगा, ठीक है। On the receipt of an appeal under subsection, that may, after giving a parties to the appeal and opportunity being heard, pass such order as they think fit, confirm करेगा, modify कर देगा, set aside कर सकता है। यही कर सकते हैं भाई। हायर अथॉरिटी क्या करता है? confirm करता है, modify करता है, set aside करता है ऑर्डर को, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी दी जाएगी यहाँ पे एज यूजुअल, और जो ऑर्डर की कॉपी होगी सबको दी जाएगी जो जो पार्टीज हैं, ठीक है। अब आता है जो अपील बिफोर द सेट अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी डेल्ट with by it and expeditiously as soon as possible made by to dispose of within 6 months from the date of the receipt। तो ये जो अपील है इसको कितने महीने में डिस्पोज ऑफ करना है? 6 मंथ, विद इन 6 मंथ इसको डिस्पोज ऑफ करना है भैया। जो भी मामला है, जो भी इसका फैसला है वो सुना देगा 6 महीने के अंदर अंदर। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, प्रोसीजर एंड द पावर ऑफ द सेट। द सेट शैल नॉट बी बाउंड बाय द प्रोसीजर एज लेड डाउन बाय द सिविल laid down by the code of the civil procedure and shall be guided by the principle of natural justice। ये कहने का मतलब है भैया shall not be bound, सिविल को the code of civil procedure में जो लिखा है उसके जो उसमें लिखा है उसके वो बाउंड नहीं है, ठीक है, बट इट shall be guided by the principle of natural justice and subject to the other provision। तो अब उसके बाद अपना इतना कुछ खास नहीं है। हाँ, ये बड़ा कॉमन सा पॉइंट है, आप सब जानते हैं कि फॉर द पर्पज ऑफ डिस्चार्जिंग देयर फंक्शन द जो सेट है अपना, इट हैज़ द सेम पावर एज आर वेस्टेड विद द सिविल कोड। वो कौन सी? ये रिपीटेशन होता है हमेशा, समन करना, एनफोर्स करना, रिक्वायरिंग द डिस्कवरी इन द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, रिक्वायरिंग द एविडेंस ऑन एफिड, इशूइंग कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन एंड द विटनेस एंड डॉक्यूमेंट्स। ये 4 पॉइंट बड़े कॉमन से हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या है? ये 3 पॉइंट है वो अच्छे से देख लेना, एमसीक्यू आ सकता है। क्या रिव्यू करने का सेट के पास पावर होता है? यस, रिव्यू इट डिसीजन सेट के पास ये पावर होता है। डिसमिसिंग एन एप्लीकेशन फॉर द डिफॉल्ट और डिसाइडिंग एक्स पार्टी। तो क्या हो सकता है? इसकी एप्लीकेशन को डिसमिस कर सकते हैं या फिर इसको एक्स पार्टी डिसाइड कर सकते हैं। व्हाट इज एग्जैक्टली द एक्स पार्टी? बेसिकली दोनों पार्टी को ना सुने बिना एक पार्टी को सुन के उसका ऑर्डर पास कर देना। और ये अक्सर अक्सर तभी होता है जब कोई एक पार्टी उस समन्स को इश्यू किए जा रहे हैं, कोर्ट में नहीं आ रहा, वो उसको मतलब उसको बुलाया जा रहा है, वो आ नहीं रहा है। तो यहाँ पे सेट के पास पावर होती है कि वो एक्स पार्टी ऑर्डर भी पास कर सकता है, या फिर सेटिंग असाइड बाय एनी ऑर्डर और डिसमिसल ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर द डिफॉल्ट और एनी ऑर्डर पास बाय द एक्स पार्टी। अब क्या हुआ कि एक्स पार्टी ऑर्डर तो पास होता है, कभी-कभी क्या होता है कि जो एक्स पार्टी ऑर्डर है या फिर कोई दूसरा उसने ऑर्डर पास, उसको भी सेट असाइड कर सकता है, ठीक है। और एक्स पार्टी को सेट असाइड करना, एक्स पार्टी ऑर्डर को सेट असाइड करने का मोटिव ये होता है कि भैया जो पार्टी है जिसको ऑर्डर के अगेंस्ट ऑर्डर पास किया वो बाद में जाग जाता है, भैया देखो सर मुझे तो नोटिस ही नहीं मिला, मैं क्या करूँ? अब नोटिस मिला है, मेरे को सच्ची में नहीं मिला, तो वो मान लेता है कि भई सच्ची में इसको नोटिस नहीं मिला, उसको पता ही नहीं चला कि भैया इसके खिलाफ प्रोसीडिंग चल रही है। तो जो उन्होंने एक्स पार्टी ऑर्डर पास किया होता है ना, तो वो उस चीज़ को यहाँ पे सेट असाइड कर देते हैं। और एनी अदर आइटम में बी प्रिस्क्राइब्ड, ये तो एज़ यूजुअल। हुँ। जुडिशियल डीम्ड टू बी जुडिशियल, जो सैट की प्रोसीडिंग होगी इट विल बी डीम्ड टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग, इसमें ऐसा कुछ बताने के लिए नहीं है। नथिंग, नथिंग, नथिंग। और जो सैट होगा वो ट्रांसफर कर देगा केस फ्रॉम वन बेंच टू अनदर बेंच। नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि अपना बेसिकली जो बेंच है इट विल कंसिस्ट ऑफ 2 मेंबर, ठीक है। अगर वो 2 मेंबर के हैं और दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट में डिफर कर रहे हैं या 2-3 पॉइंट्स में डिफर कर रहे हैं, तो बेसिकली उनका जो ओपिनियन है वो मैच नहीं हो रहा है। तो इन दैट केस क्या होगा, वो जिस पॉइंट पे डिफर कर रहे हैं ना, तो उस पॉइंट को वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को रेफर कर देंगे। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या करेगा, खुद इस पॉइंट को डील करेगा या फिर वो दूसरी बेंच को ट्रांसफर कर देगा। और जो भी डिसीजन होगा वो मेजॉरिटी लेके ही डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो मेजॉरिटी देखी जाएगी, जो पहले जो 2 मेंबर्स थे प्लस प्रिसाइडिंग ऑफिसर, अगर वो खुद डल करता है या फिर अगर वो किसी और बेंच में ट्रांसफर करता है, तो उस बेंच में जो भी मेंबर्स थे, वो सारे मिलके सब लोग मिलके मेजॉरिटी देखेंगे, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो,
अब आता राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, कौन कौन रिप्रेजेंट कर सकता है सेट में आपको। बेसिकली अगर कोई कंपनी है तो उसके एम्प्लॉय सेट कर सकते हैं, या फिर वो अपना कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट कर सकता है, या फिर कोई अपना सीएस या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट, या फिर कोई लीगल प्रैक्टिशनर और एनी ऑफिसर टू हिज प्रेजेंट, वो अपना खुद के एम्प्लॉय ऑफिसर को भी अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है। लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन एक्ट इसके ऊपर भी अप्लाई होती है, इसमें कुछ नहीं है, बस लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होता है सेट के ऊपर। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर मेंबर स्टाफ ये क्या है, टू बी पब्लिक सर्वेंट, इसमें बताने को कुछ नहीं है, पब्लिक सर्वेंट है तो है। सिविल कोड नॉट टू हैव जुडिफिकेशन, तो बेसिकली यहाँ पे सिविल कोर्ट कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करने वाली और उसको अलाउ नहीं है। अगर कोई भी केस उसको लगता है कि ये सेट का है तो उसको डील नहीं करना, चुपचाप सेट में उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना और रेफर कर देना सेट को। ठीक है, वो सेट में जाके रेफर करो, भैया सेट में जाओ, मुझे यहाँ पे मत परेशान करो। और कोई भी जो प्रोसीडिंग चल रही है उसमें सिविल कोर्ट यहाँ पे आके उंगली नहीं करेगी। सेट में जो भी प्रोसीडिंग चल रही है उसमें सिविल कोर्ट आके कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी। नो इंजेक्शन शैल बी ग्रांटेड बाय एनी कोर्ट और अथॉरिटी। ठीक है, नॉट जस्ट सिविल कोर्ट, कोई भी कोर्ट यहाँ पे आके इंटरफेरेंस नहीं करेगा अपना। नाउ अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, देखो भाई सेट के ऑर्डर से भी अगर आप खुश नहीं हो तो आप अपील जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट को, कितने दिन में, विद इन 60 डेज प्लस 60 डेज का एक्सटेंशन। उस एक्सटेंशन में वो तभी लेगा एक्सटेंशन का अगर आपका जेन्यून रीजन होगा, तो बेसिकली 60 डेज आपको बाय डिफॉल्ट प्लस एक्सटेंशन 60 डेज अगर आपका जेन्यून रीजन हुआ तो डिले करने का। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सुप्रीम कोर्ट के केस में वही जाते हैं जो ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ होते हैं। ठीक है। ये अपना एक्सटेंशन के रिगार्डिंग। चलो अपना सेट का और प्लस सुप्रीम कोर्ट का अपील का वाला टॉपिक जो यहीं पे खत्म होता है गाइस, एंड थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। जो मिसलेनियस वाला पार्ट है वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे और उसके जो मेन कंटेंट है मिसलेनियस के वही टॉपिक कवर करते हुए चलेंगे। एंड गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड जाते जाते बड़ा सिंपल सा मैसेज, टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, जितने दोस्तों की वीडियो पहुंचेगी उनका बेनिफिट होगा। एंड आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि जितना शॉर्ट हो सके आपको ये समरी में बना के दूं। तो गाइस थैंक यू सो मच, और कोई सजेशन हो तो आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल में मुझे सेंड कर सकते हैं। बाय बाय।